सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 हिमालय की बेटियां का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक नागार्जुन हैं। लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय और उसकी बेटियों अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। बच्चों, जब कोई भी कवि अथवा लेखक प्रकृति को पिता, माता या मनुष्य के रूप में दर्शाता है तो वो उसका मानवीयकरण करना कहलाता है। इस पाठ में हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उसका पिता कहा गया है और जो नदियां हैं उनको हिमालय की बेटियां बताया है। तो चलिए हम पाठ के माध्यम से समझते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। हिमालय की बेटियां नामक लेख सुप्रसिद्ध लेखक नागार्जुन द्वारा लिखित है। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत और गंभीर दिखाई देती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक कहते हैं कि जब मैं उन्हें दूर से देखा करता था तो वह बड़ी शांत सी लगती थी, जिस प्रकार कोई गंभीर महिला होती है, और उनके लिए मेरे दिल में श्रद्धा और आदर के भाव थे। बच्चों, जिस प्रकार दादी, माँ और मौसी और मामी के साथ आप सब मिलकर खेला करते हैं, उनकी गोद में उनका स्नेह और प्यार पाते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक ने इन नदियों की जलधाराओं में डुबकियां लगाकर इनका प्यार पाया और इन्हें माँ, दादी और मौसी और मामी के रूप में देखा। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। बच्चों, अब लेखक ने बताया है कि जब वह हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर गया तो उसने इन नदियों का एक नया ही रूप देखा। अभी तक तो वह उसे गंभीर सी लगती थी, समतल मैदान में बह रही थी और बहुत ही व्यापक क्षेत्र में ये बहती हैं। तो लेखक अब क्या है, लेखक हैरान है, क्योंकि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। बच्चों, हिमालय पर जहां इनका उद्गम स्थल है वहां से ये पतली पतली धाराओं के रूप में निकलती हैं और जब ये वहां से बहना शुरू करती हैं तो इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली के ऊपर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। तो लेखक कहता है कि जब ये वहां से निकलती हैं तो ये देखने में ऐसी लगती हैं जैसे उछल कूदकर और खिलखिलाकर हंस रही हैं और अपनी धारा के रूप में जो है वो धरती की ओर आ रही हैं। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार कोई भी बच्चा अपने पिता की और अपने माता की गोद में खिलखिलाकर हंसता है और खुश होता है, वहां से जो प्यार उसको मिलता है और वो बड़े होने तक बहुत ही गंभीर और संभ्रांत हो जाता है, उसी प्रकार इन नदियों का भी स्वभाव है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लेखक ने हिमालय को पिता कहा है और नदियों को बेटियां। लेखक कहता है कि जब मैं किसी लड़की की ओर देखता हूं या किसी कली पर मेरा ध्यान अटकता है तो मेरा कौतूहल और विस्मय माने आश्चर्य, कौतूहल माने जिज्ञासा, वो कह रहा है तो भी मेरे अंदर इतना कौतूहल और जिज्ञासा नहीं होती है जितनी इन नदियों को देखकर होती है। क्योंकि बच्चों, नदी जो है जब अपने पतले रूप में होती है, पहाड़ियों के रूप में लेखक ने उन्हें तब भी देखा है, और जब वो समतल मैदान में इतने विशाल रूप में बहने लगती हैं तब भी देखा है। तो लेखक यहाँ पर थोड़ा सा हैरान भी है कि इतना अधिक जल इन नदियों में आता कहाँ से है। अब आगे पढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन है, लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। लक्ष्य अर्थात कि ऐसी कौन सा चीज है जिसको वो पाना चाहती है, उनका एम क्या है, तो किस तरफ ये जा रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अतृप्त यानी कि अभी भी प्यासा ही है, अभी भी इनका हृदय जो है वो प्रेम पाकर भरा नहीं है,
यहाँ पर हिमालय को क्या कहा गया? विराट। विराट माने बहुत बड़ा, यानी कि इतना महान हिमालय जो इनको इतना प्यार दे रहा है, जिनको जहां से इनका जन्म हो रहा है, अगर ये उनको उसका प्रेम पाकर भी तृप्त नहीं हो रही तो इनकी प्यास अब कौन मिटाएगा और ये किस तरफ भागी जा रही है, यह लेखक जानना चाह रहा है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अध्यत्तिकाएं, सरसब्ज उत्पत्तिकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अर्थात ये जो यहाँ पर सब नाम आए हैं बच्चों, ये सब वो पेड़ हैं जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वहां पर क्या पाई जाती हैं? अधिकतर ऊंची चोटियां हैं, घाटियां हैं और कुछ कुछ सब्जियों से सरसब्ज, यानी कि कुछ कुछ सब्जियां जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनसे लेखक का मतलब है वो अधिक ऊंचाई पर वो ही पाए जाते हैं। और जो बहुत ऊंची पहाड़ियां उन पर बर्फ भी जमी होती है। तो लेखक कह रहा है कि अब जब ये इन पेड़ों के जंगलों में पहुंचती हैं तो शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बच्चों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को माता और पिता अक्सर घर पर रोक कर रखना चाहते हैं कि ये बाहर जाकर कोई अपने नटखट लीला ना करे या कोई शैतानी ना करे, तो हर माता पिता अपने बच्चे को रोक कर रखते हैं। तो हिमालय भी क्या चाहता है कि मेरी बेटियां जो है वो मेरे पास रुकी रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं रुक रही हैं और अपने वेग में आगे बहती जा रही हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। बच्चों, इस पैराग्राफ में जितनी भी नदियों के नाम आए हैं वे सब क्या हैं? हिमालय से निकलती हैं। और लेखक ने इसमें यह भी बताया है कि यह दयालु हिमालय के एक सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो दयालु हिमालय के दिल से निकली हुई, अर्थात जो हिमालय पर जमी हुई बर्फ है उनको जब पिघलती हैं और वो जल के रूप में वो अपना रूप लेती हैं, तो लेखक कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि जो हिमालय है वो अपनी दया दिखाकर इन्हें नदियों के जल के रूप में परिवर्तित कर देता है। और वह कह रहा है कि वह समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसे इन हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नदियां हैं वो पर्वत से निकलती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। तो अभी हमने जैसे कि पीछे पढ़ा था कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, तो कहाँ भागी जा रही हैं? समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। इनका जिसको ये पाना चाहती हैं वो क्या है? समुद्र। और यहाँ पर बच्चों देखो लेखक ने कितना सुंदर मानवीकरण किया है। जो हिमालय है वह क्या है? पिता है। नदियां क्या है? बेटियां हैं। जिस प्रकार कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो अपने दामाद के हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप देता है, तो उसी प्रकार ये जो हिमालय है वो समुद्र को दामाद मानकर अपनी बेटियों को समुद्र के हाथ सौंप रहा है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पाठ का भाग 2 हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज आप सभी को ये दिए गए शब्द अर्थ समझने हैं और इनको समझकर पाठ को समझने का प्रयत्न करना है। बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखते, इसके फलस्वरूप आप क्या करते हैं, जब आप इनके प्रश्नोत्तर करने लगते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता और आप मुझसे पुनः प्रश्न पूछते हैं। जबकि बच्चों, जितने भी प्रश्न मैं आपको देती हूँ वो सब इन पाठ से ही संबंधित होते हैं। जब बच्चों एक बार देखने के बाद कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को पुनः देखें ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। धन्यवाद।